हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों आज की क्लास हम क्लास नंबर 26 से डायरेक्ट आगे बढ़ाएंगे। क्लास नंबर 26 में मैंने महाजनपदों के उदय के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपने महाजनपदों के उदय की कहानी को नहीं सुना है तो प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों भारतीय इतिहास में हमारी गाड़ी महाजनपदों के उदय तक पहुंची, जहां पर हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के बारे में भी पढ़ा। एक साथ कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं, उस सभी घटनाओं को एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जैन धर्म का उदय हुआ, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बने। यहाँ से ही पहला विदेशी आक्रमण हमें देखने को मिलता है। उपनिषदों की यहाँ पर रचनाएं हो रही हैं। आत्मा और परमात्मा के विवाद में भी लोग उलझे हुए हैं। शूद्रों के और ब्राह्मणों के और क्षत्रियों के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा, जैन धर्म को पढ़ा, महाजनपदों के उदय को पढ़ा और हमने आपसी संघर्ष को पढ़ा। आज की इस क्लास से हमारा शुरू होने वाला है मगध का उत्कर्ष। दोस्तों सबने ये जरूर सुना होगा कभी ना कभी मगध का उत्थान या मगध का उत्कर्ष, डेवलपमेंट ऑफ मगध एम्पायर। तो दोस्तों ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि मगध का उत्थान या मगध का डेवलपमेंट हो रहा है। पहले हम समझें कि अगर हमें यहाँ पर ऐसा लगे कि हाँ वाकई मगध का डेवलपमेंट हो रहा है तब हम कह सकते हैं। तो डायरेक्ट हेडिंग पढ़ते हैं हम मगध का उत्कर्ष। तो पहले हम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि मगध का उत्कर्ष हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों 16 प्रकार के महाजनपदों का उदय हमने क्लास नंबर 26 में पढ़ा, जहाँ पर हमने राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं एक साथ देखी। 16 प्रकार के महाजनपद थे। आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, आपको 16 क्या 50 प्रकार के महाजनपद होंगे तो उनके भी नाम आपको याद हो जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। और दोस्तों पूरी कहानी की तरह मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर आपको लिखना है, आपको पर्ची बनानी है तो आप मार्केट से बुक खरीदें, आराम से घर पर बैठकर पर्ची बनाएं, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा। कहानी की तरह हिस्ट्री को पढ़ें तो हमें हिस्ट्री बहुत जल्दी बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो दोस्तों कहानी की तरह बस आपको आज सुनना है मगध का उत्थान, मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष या मगध का उत्थान, ये आज का हमारा टॉपिक है। यहाँ से बड़े बड़े राजा महाराजा और युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब सिर्फ आप चुपचाप बैठें, मोबाइल को फुल स्क्रीन पे करें, एक कप चाय लें और बढ़िया से कहानी सुने, बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों इस देश में राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं एक साथ हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 BC के आसपास देखने को मिली, जिसमें 16 प्रकार के महाजनपद, जिसमें मगध, अवंती, मद्र, मत्स्य, अस्मक, कौशल, वृज्जी, कपिलवस्तु, अंग, इस प्रकार के 16 प्रकार के महाजनपद हमें देखने को मिले, जो हमने क्लास नंबर 26 में डिस्कस किए। जिनमें से 4 महत्वपूर्ण जनपद या महाजनपद हमने देखे थे। इसमें हमारा मगध, कौशल, वृज्जी, राजधानी वैशाली, मद्र, मत्स्य और अवंती, राजधानी उज्जैन। मगध राजधानी गिरिव्रज या राजगृह, कौशल, वृज्जी ये भारत का और दुनिया का पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला जनपद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में पहली बार गणतंत्र वृज्जी में आया था। मगध का प्रसिद्ध शासक हर्यक वंश का शासक
बिंबिसार है। ये प्रसिद्ध शासक है मगध का। कोसल के प्रसिद्ध राजा प्रसेनजित, वृज्जी के प्रसिद्ध शासक चेटक, अवंती के प्रसिद्ध शासक चंड प्रद्योत महासेन। दोस्तों ये 4 महत्वपूर्ण जनपद, मगध, कोसल, वृज्जी, अवंती। क्योंकि हमने दोस्तों हेडिंग डाला है मगध का उत्कर्ष, तो हमको मगध पढ़ना है इम्पोर्टेंट रूप से। दोस्तों मगध की कहानी समझना है। जो हमारा मगध है, इसके सबसे प्राचीन शासक बृहदत्त को माना जाता है, जो महाभारत से संबंधित थे। ऐसा माना जाता है कि बृहदत्त ने मगध शहर की, जो मगध हमारा जनपद है, इसकी स्थापना की। और इनका लड़का जरासंध, महाभारत का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, जरासंध, जिसे भीम ने बीच में से 2 कर दिया था। तो ऐसा माना जाता है कि इसके प्रारंभिक शासक बृहदत्त थे, जिनका लड़का जरासंध था। लेकिन जिसके हमें साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत दोनों मिलते हैं, वो हर्यक वंश के शासक, प्रसिद्ध शासक बिंबिसार के मिलते हैं। बिंबिसार इस देश का पहला ऐसा शासक माना जाता है, हर्यक वंश पहला ऐसा राजवंश माना जाता है जिसने राजनीतिक साम्राज्यवादी विचारधाराएं रखी, इच्छाएं रखी। तो बिंबिसार मगध का पहला शासक माना जाता है, जिसका कार्यकाल बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से 544 से 492 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ये प्रसिद्ध शासक है। यहीं से मगध के उत्थान की कहानी शुरू होती है, जो मौर्यों के अंत तक जारी रहती है। अब दोस्तों मगध का पहला शासक हमें हर्यक राजवंश का शासक बिंबिसार देखने को मिला है, और यहीं से कहानी शुरू हुई। अब दोस्तों हुआ क्या है सुनने का, कि मगध में पहला शासक है बिंबिसार। अब बिंबिसार को करना है साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार करना है तो इस देश में ही करना है। क्यों? क्योंकि इस देश में ये पहले पूरे देशवासियों को जीते, उसके बाद तो ये विदेशियों में जाएगा। तो इसके सामने टेंशन में ये है कि यहाँ कोसल है, जहाँ का प्रसिद्ध राजा प्रसेनजित है, और प्रसेनजित बहुत कर्रा शासक है, उसको हराना मुश्किल है। वृज्जी में जाए तो ये एक गणतंत्र है, जहाँ पर चेटक है और 7707 राजा चेटक के साथ माने जाते हैं। इधर चलें तो इधर एवी डिविलियर्स टाइप का शासक है, जिसका नाम चंड प्रद्योत है, ये जात का नाई है। इधर चलें तो मध्य में भी शक्तिशाली शासक है, मत्स्य में भी शक्तिशाली शासक है। तो मगध का जो प्रसिद्ध शासक बिंबिसार है, इसके सामने ये टेंशन है कि ये साम्राज्य विस्तार करने जाए तो जाए कहाँ। जहाँ भी जाएगा वहाँ पर प्रसिद्ध शासक हैं और बहुत खूंखार शासक हैं। तो आरसीबी टाइप की हालत हो गई है। इधर मुंबई इंडियंस है, इधर सीएसके है, तो इधर राजस्थान है। समझ नहीं पा रहा है अब कहाँ जाना है। तो बिंबिसार की इस टेंशन का हल बिंबिसार ने स्वयं निकाल लिया। अब बिंबिसार ने कहा कि युद्ध के माध्यम से साम्राज्य विस्तार करना बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि युद्ध के माध्यम से साम्राज्य विस्तार किया जाए। तो उसके पास एक आइडिया है कि और भी रास्ते हैं जीवन साथी अपनाने के, तो और भी रास्ते हैं युद्ध जीतने के। अब ये युद्ध जीतने के लिए, इन साम्राज्यों को जीतने के लिए युक्त तरीके से एक आइडिया लगाता है, और वो आइडिया है विवाह। मगध के शासक बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार करने के लिए विवाह को माध्यम बनाया।
जो काम आगे चलकर अकबर ने भी किया। मगध के शासक बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार करने के लिए दोस्तों विवाह का सहारा लिया, क्योंकि उसने सोचा हो सकता है विवाह कर लूँ तो ये कुछ ना बोलें, ये कुछ ना बोलें। तो यहाँ का जो शासक है, मगध का शासक बिंबिसार, ये निकला है साम्राज्य विस्तार के लिए विवाह करने। ये यहाँ से गया सबसे पहले कौशल, कौशल के राजा प्रसेनजित, प्रसेनजित की बहन महाकोसला देवी, प्रसेनजित की बहन महाकोसला देवी, इससे इसने पहली शादी की। यहाँ से सीधे आगे बढ़ते हुए चेटक की लड़की चेलना, चेटक की लड़की चेलना से इसने दूसरा विवाह किया। यहाँ से सीधे इधर आते हुए ये मद्र आए हैं, और मद्र में इसने मद्र की राजकुमारी क्षेमा, ये 3 प्रकार के विवाह किए। नेपाल की तराई के बेदेही, इस बेदेही में महारानी बासवी से इसने चौथा विवाह किया, जिनमें 3 पत्नियां इसकी इंपॉर्टेंट पत्नियां मानी जाती है, महाकोसला देवी, चेलना और क्षेमा। अब दोस्तों बिंबिसार क्योंकि शादी के माध्यम से साम्राज्य विस्तार करने निकला है, तो यहाँ से ये गया था कौशल, तो कौशल में इसने प्रसेनजित से कहा है क्योंकि लड़ने की हिम्मत तो है नहीं, तो विवाह के माध्यम से ही कर रहा है, ताकि हो सकता है दहेज वहेज में कुछ पैसे वैसे मिल जाएं। तो यहाँ पर इसने कौशल में प्रसेनजित की बहन से विवाह का प्रस्ताव रखा है, और विवाह का प्रस्ताव रखने के बाद प्रसेनजित ने कहा कि बहन को देख तो लो कम से कम। कहते नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, तुम तो बस शादी कर दो, अंगूठी वंगूठी सब साथ में लेके गया है, और डायरेक्ट इसने यहाँ से शादी की है कौशल में प्रसेनजित की बहन महाकोसला देवी से, जहाँ इसे काशी का एक गांव दहेज में मिला, जहाँ से 1 लाख सोने के सिक्के टैक्स के रूप में बिंबिसार को प्राप्त होते थे। दोस्तों ये कौशल अब इसके साथ हो गया ये साम्राज्य विस्तार। यहाँ से ये जब ब्रिज्जी गया तो ब्रिज्जी में इसने चेटक की बहन चेलना से विवाह किया, तो ब्रिज्जी भी अब इसके साथ है, ये साम्राज्य विस्तार। मद्र में शादी कर ली तो ये साम्राज्य विस्तार। लेकिन अवंती इसका एक बड़ा विद्रोही है। अवंती और मगध के बीच हमेशा से 36 का आंकड़ा चला आ रहा है। यहाँ का शासक जो है चंद्रप्रद्योत, इसकी बहन सागरिका, वो पहले ही सागरिका और बसवदत्ता, वो बस के राजा उदयन के साथ प्रेम संबंध में बनी हुई है। तो अब मगध के शासक यहाँ आए भी तो आए क्यों? क्योंकि यहाँ तो पहले ही चक्कर चल रहा है। तो मगध के शासक ने अवंती से युद्ध का ऐलान कर दिया, क्योंकि अब सब है साथ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इसने यहाँ से युद्ध का ऐलान कर दिया, और चंद्रप्रद्योत और मगध के बीच निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ही नहीं जीते और संधि कर ली। इन्होंने आपस में संधि कर ली, और अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत को हराने में बिंबिसार असफल रहा। तो दोस्तों ये इस प्रकार से बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार किया। अब दोस्तों चंद्रप्रद्योत एक बार बीमार हो गए। अब बीमार हुए तो इनके पैर में एक पांडु रोग हुआ, जिसे पीलिया कहा जाता है आज के समय में। तो इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा है चंद्रप्रद्योत के पांडु रोग के इलाज करने के लिए। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मगध के शासक बिंबिसार ने जीवक को गौतम बुद्ध के पास भी भेजा था इस समय, क्योंकि गौतम बुद्ध भी हैं और गौतम बुद्ध बीमार पड़े थे शायद, इसलिए उनके पास इन्होंने जीवक को भेजा था। बिंबिसार के प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद, ये प्रसिद्ध
इनके वास्तुकार रहे। तो दोस्तों ये बिंबिसार ने किया। इस प्रकार से बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य को आगे बढ़ाया। कौशल की और वृज्जी की सहायता से अंग के शासक ब्रह्मदत्त को भी युद्ध में मगध ने परास्त कर दिया और मगध का शासन उत्तर में हिमालय तक और नीचे आए तो छोटा नागपुर का पठार, इस स्थान पर इनका साम्राज्य विस्तार हो चुका है। अब दोस्तों क्योंकि 544 से समथिंग 492 आने वाला है, तो चेटक की बहन चेलना, जिससे बिंबिसार ने विवाह किया, इस रानी से उत्पन्न पुत्र अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का कहना है कि पापा 52 साल होने वाले हैं और कब तक राजा बने रहोगे, कि तो हमें भी तो मौका दो। तो बिंबिसार ने मना कर दिया और अजातशत्रु को राजा बनने की जल्दी है। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का कत्ल कर दिया, बिंबिसार को मौत के घाट उतार दिया। और 492 के पास ये मगध का दूसरा प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसके समय मगध साम्राज्य का उत्थान चरम सीमा पर पहुंचा। इस शासक ने राजा बनते से ही साम्राज्यवाद की आक्रामक नीतियों को अपनाया। अजातशत्रु 492 से 460 ये दूसरा शासक है जो मगध की गद्दी पर बैठा है, अजातशत्रु। अब दोस्तों यहाँ पर अजातशत्रु है। अजातशत्रु रिश्तों का बिल्कुल सम्मान नहीं करता, इसे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या है, केवल इसे साम्राज्यवाद से मतलब है। दोस्तों अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की तो कौशल, वृज्जी और बस तीनों चारों सारे के सारे जनपद इससे नाराज हैं। और मगध में अपने पिता की हत्या करने के बाद जब ये गद्दी पर बैठा है तो इसने आक्रामक नीतियों को अपनाया और इसने रिश्तों का सम्मान नहीं किया। इसने काशी पर हमला कर दिया, जबकि ये जानता है कि काशी में मेरी माँ का मायका है, लेकिन इसने यहाँ से सीधा जाकर कौशल पर आक्रमण कर दिया। और कौशल पर आक्रमण किया तो प्रसेनजीत ने काशी को जो दहेज में दिया था वो वापस ले लिया। और वापस लेने के बाद यहाँ से इसने फिर आक्रमण किया तो प्रसेनजीत और मगध के शासक अजातशत्रु के बीच फिर से युद्ध हुआ, जिस युद्ध में प्रसेनजीत को हार का सामना करना पड़े। और हार के सामना करने के बाद इसने अपनी बेटी बजीरा का विवाह मगध के शासक अजातशत्रु के साथ कर दिया। बजीरा कहा कि मामा तुम्हारी लड़की भी तो 12वीं पास हो गई है, ले आओ और क्या शादी कर दो। तो मामा की लड़की से यानी बहन उससे ही शादी कर लिया, क्योंकि धर्म के बंधन केवल निम्न जातियों के लिए थे, क्षत्रिय और ब्राह्मणों के लिए थोड़ी ना थे। तो इसने अपनी सिस्टर से ही शादी कर लिया। यहाँ से आने के बाद अजातशत्रु ने वृज्जी पर आक्रमण कर दिया। मम्मी के मना करने के बाद भी इसने वृज्जी पर आक्रमण कर दिया और वृज्जी के शासक चेटक को भी परास्त करके यहाँ पर अपना कब्जा जमाया। यहाँ पर इसने जिस मंत्री को भेजा था वैशाली जीतने के लिए, वृज्जी जीतने के लिए, वो थे प्रसिद्ध शासक बर्षकार, जिसे अजातशत्रु का मंत्री बताया जाता है। इस मंत्री ने अजातशत्रु की सहायता की इसे जीतने के लिए।
दोस्तों इसने ये 2 युद्ध लड़े, तीसरा युद्ध इसने अवंती के शासक पर हमला किया, लेकिन अवंती के शासक और अजातशत्रु के बीच युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकला, परिणाम खाली रहे। और इस बार अवंती के शासक ने कहा है कि अजातशत्रु बच के रहना, अब की बार मैं हमला करूंगा। तो अजातशत्रु जल्दी जल्दी में मगध के चारों ओर, ये मगध है, इस मगध के चारों ओर इसने खाई बनवा दी और इसमें पानी भरवा दिया। आपने देखा होगा रामायण सीरियल में, रामायण में आपने देखा होगा कि लंका के चारों ओर किस प्रकार से पानी भरा हुआ था, और वो एक गेट या फाटक वो उस पर रखा जाता था जिसपे से सेना या राजा महाराजा निकला करते थे। तो यही काम यहाँ पर अजातशत्रु ने करवाया, लेकिन अजातशत्रु के रहते हुए कभी भी मगध पर अवंती ने हमला नहीं किया। ये था दोस्तों अजातशत्रु। इसने रथ मूसल और महाशिला कंठक, रथ मूसल और महाशिला कंठक, इन 2 मशीनों का इस्तेमाल युद्ध में साम्राज्य विस्तार के लिए किया, और इसने इन सारे साम्राज्यों पर हमला करके इन्हें हराया भी। तो दोस्तों ये था हमारा अजातशत्रु, जो 492 से 460 तक रहा। अब जो बात अजातशत्रु ने अपने पापा बिंबिसार से कही थी, वही बात अजातशत्रु से उदयन कह रहा है। इसका लड़का है उदयन। तो उदयन भी अब यही कह रहा है कि पापा 492 से 460 आ चुका है, हमें भी तो मौका दो, दादा से तो तुमने मारपीट की हत्या करके साम्राज्य ले लिया, हमें भी मौका दो। तो मना कर दिया अजातशत्रु ने, उदयन ने हत्या ही कर दी, काट डाला, बाप को ही मार डाला। मतलब कि राजा बनना है, महाराजा बनना है तो बाप को मारना पड़ेगा, ये मार दिया, इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या कर दी क्योंकि अजातशत्रु ये शुरू में जैन धर्म और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इसने बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति भी करवाई थी, जो मैंने आपको पढ़ाई है। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में करवाई, और इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। हरहुत सतना के अभिलेख में, हमारे मध्य प्रदेश में हरहुत सतना के आसपास एक अभिलेख पाया जाता है, जिसमें राजा के साथ बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध को प्रणाम करते हुए बताया गया है। भरहुत सतना, इस स्थान पर एक अभिलेख है जिसमें लिखा हुआ है कि अजातशत्रु भगवतु बंधे, ये लिखा हुआ है उसमें, भरहुत सतना के अभिलेख में। इससे ये पता चलता है कि हाँ, इनने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इनके पिता भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो गौतम बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य थे। आगे चलकर अजातशत्रु भी जैन बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, और इनका लड़का जो है ये है जैन धर्म का अनुयायी। इसीलिए उदयन को जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में, उदयन को बौद्ध धर्म में पितृहंता कहा गया है, यानी पिता की मृत्यु करने वाला। तो अजातशत्रु ने भी तो अपने पिता की मृत्यु की थी, उसको तो कुछ नहीं बोला। तो उदयन को पितृहंता कहा गया। उदयन ने शासक बनते से ही अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की कोशिश की। यहाँ पर इसने पाटलिपुत्र शहर, वर्तमान पटना,
पाटलिपुत्र की शहर इसी उदयन ने की। क्योंकि दोस्तों देखो, ये है हमारा उत्तरी हिमालय और ये है हमारा छोटा नागपुर का पठार। इसके बीच के स्थान में ये पाटलिपुत्र केंद्रित होता है, यानी कि केंद्र से यहाँ तक शासन चलाने के लिए उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। और ये हर्यक वंश का तीसरा शासक था, तीसरा प्रमुख शासक उदयन। तो दोस्तों इस प्रकार से मगध का उत्थान शुरू हुआ। उदयन के बाद अनिरुद्धक, मुंडक और नागदशक, ये 460 से उदयन की बात करें तो, अरे यार बार बार मिटाना पड़ता है। अजातशत्रु के बाद उदयन, और उदयन के बाद अनिरुद्धक, मुंडक और नागदशक, ये प्रमुख शासक बने, जिसमें अंतिम शासक नागदशक था। लगभग 412 यानी 412 के आसपास नागदशक की हत्या करके शिशुनाग जो इनका ही एक अमात्य था, अधिकारी था, उसने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो दोस्तों ये थी हर्यक वंश की कहानी। इन्हीं के समय पहला विदेश आक्रमण भी हो चुका है और यहाँ से हर्यक वंश की समाप्ति भी हो चुकी है। आने वाली क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश को और शिशुनाग वंश के बाद आने वाले वंशों को। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही कहानी से, ऐसी ही मस्त कहानी से। आने वाली क्लास हमारी शुरू होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।